Hello students, my name is Nagma and today we are going to talk about mainly on novels. क्यों? क्योंकि हम लोग novels में इतना focus नहीं कर रहे थे अभी तक. Now what you have to do is you have to start learning. Novel, the entire part means you have to learn them by heart it and go. It's not like normal English जहाँ पर आप passage wise पढ़ाई करते थे और question answers लिखते थे. So novel में आपको पढ़ना पड़ेगा, right? So what we are going to do is 10 मिनट में हम लोग ये समझते हैं कि नॉवेल का सेक्शन जो सेक्शन 4 है उसको सॉल्व कैसे किया जाए, राइट? किस तरीके से हमें क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आप उसको पढ़ सकते हो. ग्राफ्स की मदद से या इमेजेस की मदद से वी ट्राई टू मेक अ फ्यू थिंग्स इजी फॉर यू और उसी को आप फॉलो करके पढ़ाई करना नॉवेल की, ठीक है? तो पहले स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट और बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में ये, और वो है आपके नॉवेल का एलिमेंट्स, राइट? बिकॉज जब नॉवेल बनती है तो कुछ एलिमेंट्स यूज करके बनाई जाती है. इन एलिमेंट्स के बिना नॉवेल अधूरी है, राइट? तो आपको जो 4.1 है उसमें आपको नॉवेल के एलिमेंट्स पूछे जाते हैं. 4.1 में और क्या क्या पूछा जाता है वो अभी हम लोग समझेंगे इस स्क्रीन के बाद. बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर एंटायर यूनिट 4. ओके, सो एलिमेंट्स ऑफ द नॉवेल में आ जाता है प्लॉट, कैरेक्टर्स, सेटिंग, कॉन्फ्लिक्ट्स, लैंग्वेज, स्टाइल एंड थीम. तो ये अगर आप इसके बारे में पढ़ो, इसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी आपकी गाइड या टेक्स्ट बुक में होगा, तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो दिस इज योर एलिमेंट्स ऑफ द नॉवेल. गोइंग टू द नेक्स्ट पेज. Alright, so this is how your 4.1 will come in your exam, right? तो आपको पूछा जाएगा MCQ types question, match the columns, chronological order. तो नॉवल में क्या होता है, 4.1 में आपको बहुत सारी नॉवल के नाम और उसकी पब्लिश्ड डेट दी जाती है. तो वो पब्लिश्ड डेट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से आपको कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये वाली नॉवल पहले आई थी या ये वाली नॉवल पहले आई थी. तो कुछ इमेजेस है, कुछ ग्राफ्स है जिसके हिसाब से आपको शायद याद हो जाए आपकी डेट्स, तो उसमें आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लिख सकते हो. फिल इन द ब्लैंक्स होगा, ट्रू एंड फॉल्स होगा. तो ट्रू एंड फॉल्स में आपको ये शायद पूछा जा सकता है कि ये वाली नॉवल के राइटर ये थे या नहीं. इट कुड बी ट्रू, इट कुड बी फॉल्स, एंड यू नीड टू नो द नेम ऑफ द नॉवेलिस्ट फॉर दैट, राइट? उसके बाद में आपको पूछा जा सकता है एलिमेंट्स ऑफ द ड्रामा और एलिमेंट्स ऑफ द नॉवल, जो हमने अभी पढ़ा इसके पिछले स्लाइड में. ओके, सो आफ्टर दिस लेट्स मूव टू 4.1 में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जाते हैं, सो दैट यू नो व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू स्टडी फॉर योर MCQ क्वेश्चंस. ओके, सो व्हाट वी ट्राई टू डू इज एक फ्लो चार्ट जैसा बनाया है ताकि आपको याद रहे. तो ये होते हैं ग्रीक रोमांसेस. इसमें आपको जो स्टार्टिंग में नॉवेल्स के भी स्टार्ट होने से पहले जो छोटी छोटी पोएम्स और स्टोरी एक बुक के फॉर्म में लिखी गई थी उसके बारे में है ग्रीक रोमांसेस. उसके बाद में आता है आपकी फर्स्ट एवर नॉवेल्स, तो टेल ऑफ गेंजी, राइट, एंड डॉन क्विक्सोट वर द two first novels. So Tale of Genji was the first one and Don Quixote was the first European novel. इसके dates वगैरह आपको ध्यान रखना होगा because this will help you in your chronological order, right? Again, these are the famous 18th century novelist, right? तो आपको इसके नॉवल के नाम दिए हैं और नॉवेलिस्ट के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर कहीं कहीं पर डेट्स भी मेंशन हुई हुई है, तो आपको वो दिमाग में रखना है. अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा when you remember the pictures of the novel or the names of the novelist, right? So this is another, so there is one section in your 4.2 where they are talking about stalwart novelists, which means the greatest novelist of 18th century, right? Because that's when the novel was starting. So 18th century के stalwart novelist को लिस्ट यहाँ पे दिया गया है, इनके नाम है. ये भी कभी कभी पूछता है एग्जाम में, नेम द फॉलोइंग और नेम एटलीस्ट 4 novelists of the 18th century. So that's when you have to give these names, right? These are 20th century novelists. So again, the theme, the basic theme of the 20th century novelists was social, political and psychological issues, right? तो उस टाइम के ये सारे नॉवेलिस्ट हैं. अगर आप इस तरीके से पॉइंट वाइज पढ़ोगे 4.1 को तो उसको आंसर करना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए. Let's move to the next one. Indian scenario, right? We are in India. Let's also talk about Indian scenario. So the first ever Indian English novel was Bankim Chandra Chattopadhyay's Rajmohan's Wife. That was the first Indian English novel. और उसके बाद में ये मेजर ट्रायो है
जो आपकी बुक में दिया गया है 4.1 में. So there was Mulkraj Anand, there was R.K. Narayan. I think you have your first lesson of 12th standard, that is Astrologer's Day. That is from this particular novelist, right? और फिर उसके बाद में राजा राव, उनका नॉवल का नाम था ऑन द गंगा घाट. एंड दीज आर द मेजर ट्रायो जो इंडियन नॉवेलिस्ट स्टार्ट में इनिशियली जो स्टार्ट हुए थे, जिन्होंने इंग्लिश में लिखी थी नॉवेल्स, उनका ही नाम है. सो द फर्स्ट वाज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एंड दीज वर द अदर 3 नॉवेलिस्ट, राइट? Alright, so coming to the dazzling performance, एक सेक्शन है dazzling performance of Indian novelist का. उसमें ये सारे राइटर्स है. इतना ज़्यादा exactly books याद रखने की ज़रूरत नहीं, but if you know the names of the writers, it is good. I think you must have heard of Arundhati Roy. She is very famous, right? उसके बाद में आपका आता है contribution of women novelists, right? So these are the 2 pages or images that you have to keep in mind, capture it in your brain for the women novelist, because ये पूछा जाता है एग्जाम में. So guys, just to reiterate, हम अभी तक 4.1 पे ही है, ठीक है? अदर स्टॉलवर्ट स्ट्रॉन्ग नॉवेलिस्ट, ये और लिस्ट ऑफ नॉवेलिस्ट है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फेमस रह चुके हैं, जिनकी यहाँ पर लिस्ट दी गई है. उसके बाद में हम आते हैं 4.2, 4.3, 4.4 पे. सो हमें समझ में आ गया कि 4.1 में हमने क्या करना है, MCQ टाइप्स क्वेश्चन, राइट? सो फिल इन द ब्लैंक्स होगा, नेम द फॉलोइंग होगा, मैच द कॉलम होगा, ऑल ऑफ दोज जो हम बचपन से MCQ में करते आ रहे हैं, राइट? बट 4.2, 4.3 और 4.4 इज वेयर द रियल गेम कम्स इनटू पिक्चर, राइट? तो उसमें क्या होता है, ज़्यादातर पूछा जाता है आपको कैरेक्टर्स के बारे में. सो 4.2, 3 और 4 इन सब में कैरेक्टर्स है अलग अलग. मेजर कैरेक्टर्स है जिनके बड़े रोल्स है नॉवल में, और माइनर कैरेक्टर्स है जिनके छोटे रोल है नॉवेल्स में. तो उसमें क्या पूछा जाता है, सी लुक एट दिस, राइट? सो ज़्यादातर आपको कैसे पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2 सब क्वेश्चंस होंगे जो 2-2 मार्क्स के होंगे, राइट? और उन 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको सिर्फ 40 to 50 वर्ड्स का ही आंसर लिखना है. दैट्स द वर्ड लिमिट, राइट? और उसमें क्या पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, नेम एंड डिस्कस. सो ये कुछ पूछा जाएगा आपको. आई एम सॉरी, गिव मी अ सेकंड, राइट? तो ये सारा पूछा जाएगा आपको 2 मार्क्स के लिए. इलस्ट्रेट, इंटरप्रेट, नरेट, जस्टिफाई, फाइंड, आइडेंटिफाई. तो ये आपको गाइज पूछा जाएगा कैरेक्टर्स के बारे में भी और कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में भी. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके जो फिलियस फॉग वाला जो लेसन है, राइट, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, उसके अंदर जो क्लब बताया है उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन देना होगा कि वो क्लब में क्या होता था, राइट? और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फिलियस फॉग जब ट्रैवल कर रहे थे अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, कौन सा कन्वेंस का मेथड उन्होंने लिया है. इसके कुछ पिक्चर्स हैं जो हम लोग आगे देखेंगे, और मैंने अपने वीडियो में उनके पॉइंटर्स भी लिखे हैं, जो मेजर कैरेक्टर्स, माइनर कैरेक्टर्स, और कुछ छोटे से ग्राफ्स या माइंड मैपिंग के जैसे इमेजेस भी होंगे, जिसमें आपको याद रहेगा कि क्या क्या कन्वेंस होगा, या उस कैरेक्टर की कुछ ट्रेट्स आपको दिखे जाएंगे, राइट? तो आते हैं उस पे. ऑलराइट, तो अभी हम लोगों ने देखा कि डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, नेम, डिस्कस, ये सब हमको करना पड़ेगा मेजर कैरेक्टर्स के लिए, जो आपको 4.2, 3 और 4 में पूछा जा सकता है, ठीक है? उसके अलावा इलस्ट्रेट, इंटरप्रेट, नरेट, जस्टिफाई, फाइंड, आइडेंटिफाई ना, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं अलग इंसिडेंट्स के ऊपर, जो आपके तीनों नॉवेल्स में दिखे जाएंगे आपको, ठीक है? तो हो सकता है आपको कोई किसी जगहों का नाम दे दे और आपको बोला जाए कि इस नॉवेल में उस जगह का क्या इंपॉर्टेंस था. हम लोग के पास कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट्स हैं जो हम आगे जाके देखेंगे, एंड देन विल डिस्कस मोर अबाउट इट, राइट? So this, let's start now. Here you can see 4.3. Don't get confused with that. What we are trying to say is in 4.2, 3 and 4 सब में इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है? क्या करना है, सबसे पहले आपको टेक्स्ट बुक रीड करना है, और आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप अगर सिर्फ उतना ही पढ़ के जाओगे तो भी आपके लिए काफ़ी होगा. What you need to know is the important points of each of those कैरेक्टर्स. आगे देखते हैं, हमने कुछ लिखे हुए पॉइंट्स हैं
मेजर कैरेक्टर्स के, माइनर कैरेक्टर्स के लेसन्स के हिसाब से हम देखते हैं, जो हमने कुछ इस वीडियो में डाले हैं। कुछ अगर आपको नहीं मिले तो आप आपकी गाइड या टेक्स्ट बुक से देख लेना, ठीक है। तो जो मेजर कैरेक्टर्स है उनके बारे में समझते हैं आगे। लेट्स मूव टू 4.2. Okay, so to sir with love, right? I think you all have already read about this particular lesson, right? So आपको क्या करना है? ये मेजर कैरेक्टर्स हैं उनके, करेक्ट? डेनहेम है, मिस जोसेफ है, नरेटर है। इनके बारे में जो ये पैसेजेस में लिखा है, पैराग्राफ्स में लिखा है, सॉरी, इसको आपको बाय हार्ट करके जाना है। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग. 4.2, 3 and 4 is all about learning and by hearting, like how we were doing before. So that's what you have to do. So yeah, see exactly this. When you are asked to compare the two characters, this is how you're going to do it. तो समझो यहाँ पर मिस जोसेफ और डेनहेम को कंपेयर करने के लिए बोला गया है। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में ये। तो कंपैरिजन आप इस तरीके से दिखाओगे। जो भी आपने पैराग्राफ फॉर्म में बाहर किया होगा, जस्ट पुट इट इनटू द पॉइंट्स फॉर्मेट, ओके, पॉइंटर्स में डाल देना। Now this is something we've just written it hand written, so कुछ minor characters आपके to serve with love के इसमें दिए गए हैं। आप screenshots ले लेना वीडियो में से और आप बाहर कर लेना, या आप आपकी गाइड या टेक्स्ट बुक रेफर कर सकते हो। ओके, अगेन minor characters के pointers. So basically 4.2, 3 and 4, it is all about understanding the characters, understanding the theme of the novel and understanding a few plots ऑफ द नॉवल। तो ये थीम, प्लॉट, कैरेक्टर्स के बारे में आपको पूछा जा सकता है। कभी कभी आपको सेटिंग भी पूछी जा सकती है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली सेटिंग और लैंग्वेज स्टाइल? सेटिंग इज किस एरा की नॉवल है। तो समझो ये टू सर विद लव जो है ये वर्ल्ड वॉर के बाद की नॉवल है, करेक्ट? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की। तो उधर की उस वक्त की सेटिंग इसमें दी गई है, राइट? सेम वे अगर लैंग्वेज स्टाइल पूछा जाए तो लैंग्वेज स्टाइल क्या होता है नॉवल का, कि जो नॉवेलिस्ट है उसका लिखने का तरीका कैसा है, वो कितना कैजुअल तरीके से लिखता है या सीरियस तरीके से लिखता है। यू विल गेट सम ऑफ दीज आंसर्स अबाउट द लैंग्वेज स्टाइल इन योर गाइड और योर टेक्स्ट बुक, सो यू कैन रेफर टू दैट एज वेल। इसके बाद में है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। ये आपका 4.3 लेसन है। इसके कुछ मेजर कैरेक्टर्स के नाम दिए गए हैं। सी आपको जैसे मैंने बोला कि थीम पूछी जा सकती है, राइट? तो जब आपको थीम पूछी जाएगी तो अगर आप ये ग्राफ के हिसाब से पढ़ के जाओगे तो आपको बहुत इजी पड़ेगा, राइट? तो देखो 4.3 की जो थीम है वो क्या है? जेनरोसिटी, गुडविल, पेस के बारे में बात हो रही है। उसमें परसिवरेंस और डिटर्मिनेशन के बारे में बात हो रही है। वाई? बिकॉज एक जो मेजर कैरेक्टर है इसमें वो प्रॉमिस करता है कि वो 80 डेज में पूरा वर्ल्ड का टूर करके आएगा, राइट? और करेज और एडवर्सिटीज की बारे में बात हो रही है कि करेज अमिट्स एडवर्सिटी, जिसका मतलब क्या है कि कितनी भी तकलीफें आ जाए आप कैसे करेज दिखाते हो, दैट shows off in the kind of character we have in 4.3, right? So that's about the theme of 4.3. तो जब आपको थीम लिखना है आप इन तीनों पॉइंट्स को पिक करके पैराग्राफ की फॉर्म में लिख दो, राइट? इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपके लिए पढ़ना इजी हो जाएगा। इसमें सिर्फ आपको थोड़ा बहुत वर्ड्स ऐड करके उसको पैराग्राफ फॉर्म में बना देना है, राइट? अच्छा, कभी कभी आपको थीम इस तरीके से भी पूछा जाएगा, बीच में आपको थीम लिखा जाएगा और एरोज रहेंगे, तब आप उसमें ये पॉइंटर्स डाल दोगे, बिकॉज 2 मार्क्स का आता है, राइट? सो दैट कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द वेज वेयर दे कुड आस्क यू क्वेश्चंस। ओके, देखो फिलियस फॉग, दिस इज द मेन कैरेक्टर ऑफ 4.3। इन्होंने ही ये प्रॉमिस किया था, वेजर लगाया था, राइट? किस चीज का वेजर लगाया था उन्होंने? कि वो 80 डेज में ट्रैवल करेंगे। सो 80 डेज में ट्रैवल करेंगे, ऐसा वेजर लगाया था। व्हाट डू यू मीन बाय वेजर? एक शर्त लगाई थी अपने दोस्तों के साथ, अपनी रिफॉर्म क्लब के दोस्तों के साथ एक शर्त लगाई थी और वो उन्होंने कंप्लीट किया। सो दीज आर द पॉइंटर्स व्हिच टॉक्स डीपली अबाउट फिलिस फॉग, जो मेजर कैरेक्टर्स है, राइट? आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो में से, जैसे मैंने कहा, या आप गाइड से रेफर कर सकते हो। जीन पासेपोर्ट, राइट? ये एक दूसरा मेजर कैरेक्टर है इस नॉवेल का जो हमेशा फिलिस फॉग के साथ ही होता है। ही इज लाइक अ लॉयल सर्वेंट ऑफ फिलिस फॉग, राइट? Again, Oda is another major character. She is the partner of Phileas Fogg. Then Detective Fix is kind of an antagonist role दिया गया है इनको नॉवल में, राइट? बिकॉज ये तकलीफें पैदा करते हैं फिलियस फॉग के लिए, जो प्रोटैगनिस्ट है हमारे।
उसके अलावा इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये मैंने आपको वीडियो में सिर्फ इसीलिए डाला है ताकि आप समझ पाओ कि ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, राइट। तो यहाँ पर आपको ये कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि फिलिस फॉक के बारे में उनकी क्वालिटीज यहाँ पे लिखो, पासिपो की क्वालिटीज यहाँ पे लिखो, राइट। और उसी तरीके से आपको यहाँ पर उनके क्वालिटीज दी गए हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज योर आंसर। ओके, ऑलराइट। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। सो बचपन से हम करते हैं, राइट, हु सेड टू हुम। थोड़ा सा चेंज करके नॉवेल में पूछा जाएगा इस तरीके से, राइट। तो डायलॉग किसकी थी, स्पीकर कौन था उस वक्त, और लिसनर कौन था। तो ये क्वेश्चन है और ये आंसर है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड व्हेन यू गाइज get these kind of questions, it becomes quite easy for you all to answer because डायलॉग्स ऑलरेडी दी गई है। अगर तुम्हें कैरेक्टर और स्टोरी थोड़ी बहुत भी पता होगी, यू कैन गेन मार्क्स इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। नाउ सी, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन योर 4.2, 4.3, 4.4, वेयर आपको पूछा जाएगा कि जो मेन कैरेक्टर था उनका कन्वेंस कैसे था, कैसे ट्रैवल कर रहे थे वो, राइट। तो ट्रैवल करने के लिए क्या क्या यूज किया था, स्टीमर्स, एलिफेंट्स, रेलवेज, कैरेजेस, ट्रेडिंग वेसल्स, यॉट्स, स्लेजेस, ये सारा कुछ मेंशन किया गया है आपके लेसन में, राइट। सो दीज वर द वे ऑफ ट्रैवल दैट दे वर यूजिंग, राइट। उसके बाद में सिटीज ट्रैवल, कौन सी सिटीज उन्होंने ट्रैवल की थी, राइट। तो ये सारी सिटीज उन्होंने ट्रैवल की थी। तो अगर इसको आप इमेज के फॉर्म में पढ़ो या इस तरीके से ग्राफ के फॉर्म में पढ़ो तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता है ये, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो मेजर कैरेक्टर्स, नाउ दिस इज साइन ऑफ 4। ये आपका 4.4 वाला लेसन है, साइन ऑफ 4। इसके मेजर कैरेक्टर्स के बारे में पूछा जाता है। तो मैरी मॉस्टन, शी इज वन ऑफ द मेजर कैरेक्टर्स इन द लेसन, राइट, इन द 4.4 लेसन। और उसमें मैरी मॉस्टन के कैरेक्टर के बारे में तो ये 4 ट्रेट्स है, लेकिन जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है नॉवेलिस्ट ने वो काफी डिटेल में किया है। तो कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि अपीयरेंस कैसा था उसका, ओवरऑल अपीयरेंस कैसा था। तो ओवरऑल अपीयरेंस कैसा था, कंपोज थी, यंग एंड स्मॉल, शी वाज डेंटी, शी वाज ग्लव्ड, वेल ग्लव्ड, ड्रेस्ड इन परफेक्ट टेस्ट। कभी कभी पूछा जाता है कि उसके ड्रेस को एक्सप्लेन करो, करेक्ट। तो आपके उसको ड्रेस को एक्सप्लेन करना पड़ता है इस तरीके से। सो प्लेननेस थी उसके ड्रेस में, सिंप्लिसिटी थी, सॉम्बर ग्रेश बेज कलर का ड्रेस था, अनट्रिम्ड और नीट ड्रेस था, और स्मॉल वाइट टर्बन उसने पहनी थी ऑफ डल ह्यू यानी डल कलर, थोड़ा सा पेल कलर की, राइट। तो ये उसके ड्रेस के बारे में है। और थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है नॉवेल में उसके अपीयरेंस के बारे में, राइट। सो अपीयरेंस एंड हर ड्रेस। आई थिंक उसके फेस के बारे में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, तो वो भी आप एक बार देख लेना आपके गाइड में, ठीक है। अच्छा, शर्लॉक होम्स का मैंने तो सिर्फ यहाँ पर अभी 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं मेन, बट आई थिंक आगे हमें शर्लॉक होम्स का पूरा एक बड़ा डिस्क्रिप्शन मिलेगा जो आपके 4.4 का मेजर कैरेक्टर है, ठीक है। शर्लॉक होम, डॉक्टर वॉटसन। देखो हमने क्या किया है यहाँ पर, वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन द कैरेक्टर्स बिकॉज उनके बारे में पूछा जाता है, कंपेयर करने बोला जाता है, उनको डिस्क्राइब करने बोला जाता है। तो ये थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। और क्योंकि ये नॉवेल का पोर्शन है, यहाँ पर थीम भी होगा, यहाँ पर आपको सेटिंग भी पूछा जा सकता है। तो जो भी थीम आपके नॉवेल में दी गई है उसको आप छोटा करके समरी करके लिख सकते हो, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग गाइज, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। पूरा का पूरा 4.1 इज ऑल अबाउट लर्निंग। तो आपके पास कुछ ही टाइम बचा है, पूरा का पूरा रट्टा मार के जाओ। देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये क्या है, आपकी 4.4 में प्लॉट है। व्हाट डू यू मीन बाय प्लॉट? प्लॉट मतलब किस तरीके से इवेंट्स ऑर्गेनाइज की गई है। तो क्या होता है गाइज, नॉवेल्स बहुत बड़ी होती है, लेकिन जो आपको एक्सट्रैक्ट दिया जाता है नॉवेल्स का आपके टेक्स्ट बुक्स में, वो पूरी की पूरी नॉवेल नहीं होती। कुछ प्लॉट्स उसमें से उठा के दिए गए होते हैं। और प्लॉट्स क्या होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं जो आपकी नॉवेल की स्टोरी में चल रहे हैं, करेक्ट। तो नॉवेल की स्टोरी में जो इंसिडेंट्स चल रहे हैं उसको हमें कभी कभी जम्बल्ड करके दिया गया होता है और आपको उसको सही तरीके से अरेंज करना होता है। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द वन, सो दिस इज द जम्बल्ड इंसिडेंट्स
एंड दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस, मतलब इस सीक्वेंस में चीजें हुई थी आपके नॉवल में, बट इस सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन में जंबल करके दिया गया है। तो अगर आपको स्टोरी पता है तो ये काफी इजी चीज है क्रैक करने के लिए, ठीक है, बट यू नीड टू नो द स्टोरी गाइज. That's the entire crux of novel, that you need to know the story, you need to know the characters. I'm repeating it again, but that's how it is going to be. ओके अच्छा देखो, मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले कि नॉवेल के प्लेसेस के बारे में भी डिस्क्राइब किया जा सकता है, या डिस्क्राइब करने के लिए बोला जा सकता है। तो इस नॉवेल में इन सब जगहों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा दिया गया है और आपको उसको ही डिस्क्राइब करने के लिए बोला है। सो सी द क्वेश्चन, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग प्लेसेस इन द एक्सट्रैक्ट, राइट। सो जैसे लंदन के बारे में बात हुई थी, लीसियम थिएटर के बारे में बात हुई है, एडिनब्रा के बारे में बात हुई है, आगरा, अंडमान आइलैंड्स, इन सब के बारे में बात हुई है, राइट। तो ये सारा कुछ आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। देखो अगर पूरा नहीं भी याद है तो जो जो जगहों के बारे में आपको नाम याद है, एक एक दो दो पॉइंट्स आप उसके ऊपर लिख सकते हो। याद रखना, अपनी कैरेक्टर लिमिट से ऊपर मत जाना। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, योर आंसर शुड नॉट बी मोर देन 50 वर्ड्स। कैरेक्टर लिमिट से ऊपर जाओगे तो भी मार्क्स कटेंगे, कम लिखोगे तो भी मार्क्स कटेंगे, और कैरेक्टर लिमिट में लिखोगे तो आपका टाइम बचेगा। बहुत टाइम सेव होता है अगर आप कैरेक्टर लिमिट फॉलो करो, और जितनी भी क्वेश्चंस आते हैं आपको उन सब में कैरेक्टर लिमिट दी जाती है। तो दिस वाज अबाउट नॉवेल विच वाज रिक्वेस्टेड अ लॉट इन आवर ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज। तो इसीलिए हमने ये पूरा सेक्शन नॉवेल के लिए लिया था, लेकिन इसके अलावा हम थोड़ी सी और बात करते हैं पेपर सेक्शंस के बारे में भी, सारे दूसरे सेक्शंस के बारे में। जैसे कि जो आपका सेक्शन नंबर 1 है, मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 1 का क्वेश्चन 1 जो सीन पैसेज है आप पहले वो करिएगा, और जो अनसीन पैसेज है उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है आपको, तो आप उसको लास्ट में करिएगा, यानी नॉवेल सेक्शन के बाद में करिएगा, ठीक है। उसके बाद में आप आओगे आपके सेक्शन 2 पे, विच इज़ योर पोएम। और पोएम के बारे में हमने इम्पॉर्टेंट ये बताया था कि जो भी पोएम की अप्रिसिएशन है उसको आप याद करके जाओगे, यानी 8 पोएम्स है आपकी, 8 के 8 जो अप्रिसिएशन है आपको बाय हार्ट करके जाने हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपको पोएट का नाम लिखना होता है। यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द पोएम फर्स्ट ऑफ ऑल, पोएम का नाम, फिगर ऑफ स्पीच, राइट, जो आपके पोएटिक डिवाइसेस होते हैं, और उसके बाद में आप लिखते हो राइम स्कीम, फिर आप उसके बाद में लिखते हो थीम और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो ये आपका फॉर्मेट होता है अप्रिसिएशन का, बट लोग बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते हैं थीम्स और उसके सेंट्रल आइडिया के बारे में पढ़ने के लिए, और याद नहीं रहता, खुद से लिख नहीं पाते हैं। इसीलिए आई ऑलवेज रिक्वेस्ट माई स्टूडेंट्स टू रीड और बाय हार्ट द अप्रिसिएशन गो, ताकि आपको सारे के सारे मार्क्स उसमें मिल जाए। वो बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, क्योंकि आपको पता है क्या आने वाला है, 8 में से 1 पूछा जाएगा, आप पूरा बाय हार्ट करके जाओ। दैट इज अबाउट योर सेक्शन 2, दैट इज पोइट्री, राइट। सेक्शन 3 के बारे में हमने एक रील बनाई है हमारे इंस्टाग्राम के पेज पे, जहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि आप क्या क्या लिख सकते हो और क्या क्या आप छोड़ सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ईमेल मैंने बोला था लिखने के लिए, क्योंकि उसके अंदर आपके फॉर्मेट में मार्क्स होते हैं। अगर आपको ईमेल थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो आप हमारे इंटरव्यू वाली रील देख लेना और इंटरव्यू लिख के आना। बट उसके अलावा जैसे मैंने बताया है आपको सेक्शन 3 फॉलो करना है, आप वैसे ही करोगे आपके एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद में लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 4, जो हमने अभी डिटेल में डिस्कस किया है, एंड यू जस्ट हैव टू लर्न बाय हार्ट इट एंड गो। जब सेक्शन 4 जो आपका लिटरेरी जॉनरा है, आपका नॉवल है, जब वो खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से, तब आप लास्ट में आओगे आपके अनसीन पैसेज पे, यानी आपके सेक्शन 1 के क्वेश्चन 2 पे, अनसीन पैसेज पे आप आके लिखोगे। बिकॉज व्हेन इट कम्स टू अनसीन पैसेज डायरेक्ट आंसर्स नहीं होते, आपको कोई कोई आंसर्स समझ के इंटरप्रेट करके लिखना होता है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ उसमें टाइम अगर आप डालोगे और अगर आपको कुछ नहीं लिखने आया तो कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है। इसीलिए जो आता है पहले वो सारा अटेम्प्ट कर लो और फिर अनसीन पैसेज के लिए जाओ। सो दैट्स अबाउट इट। लेट मी नो इफ यू ऑल हैव एनी क्वेश्चंस and in the comments, and we'll try to respond to all your questions. Guys, so before we go, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो,
और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई यही होने वाली है क्रश एजुकेशन में। थैंक यू।